This is lecture 4 on properties of fluids and this is the most important lecture. इस lecture को ध्यान से समझना, इनफैक्ट 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन अच्छे से समझना, ठीक है। तो अभी तक जो हमने 3 lectures कवर किए उसमें हमारा जो fluid था इट वॉज एट, लेकिन इस lecture से हम करेंगे when the fluid is in motion. ओके तो इसीलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब ये होता है दैट इट इज़ इन मोशन। ओके तो अब जब फ्लूइड मोशन में मतलब वो फ्लो कर रहा है तो उसके टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, 2 तरीके से हमने इसे क्लासिफाई किया है। वन इज स्टेडी, ए मिसिंग है यहाँ पे, स्टेडी फ्लो, एंड द सेकेंड इज टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी एंड टर्बुलेंट। ओके स्टेडी थोड़ा तो नाम से समझ आ रहा होगा, स्टेडी मतलब आराम से एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से, कोई तरीका होगा उसका फ्लो करने का, और टर्बुलेंट मतलब कैसे भी, लाइक इन वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके तो सबसे पहले हम स्टेडी फ्लो पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से समझना। स्टेडी फ्लो क्या होता है? द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से समझो, सपोज ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये आपने एक पॉइंट ले लिया 1, ये पॉइंट ले लिया 2, ये पॉइंट ले लिया 3। अगर पार्टिकल 1, कोई पार्टिकल 1 यहाँ पर आया, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर v1 थी, ये फ्लो स्टेडी कहलाएगा अगर यहाँ से पास होने वाले, इस पॉइंट से पास होने वाले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी 1 ही हो। जब वो इस पॉइंट पे गया तो सपोज उस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो गई, इसका मतलब इधर जो भी उसके बाद जो भी पार्टिकल्स आएंगे उनकी वेलोसिटी v2 होगी। इस तरीके के फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका मतलब वो स्टेडी फ्लो क्या समझते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, यहाँ पर पहुँच गए यहाँ पर भी v1 है, यहाँ पहुँच गए यहाँ पर भी v1 है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। स्टेडी फ्लो क्या होगा कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। ये पॉइंट था, यहाँ पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v1 थी, तो जो भी पार्टिकल इस पॉइंट पे जाएगा उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी। अगर इस पे v2 है तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट से निकलते वक्त v2 ही होगी। समझ आ गई बात? तो इट इज अबाउट द पॉइंट। ऑलराइट, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या है? पाथ, वो पाथ जो फ्लूइड फॉलो कर रहा है वाइल फ्लोइंग, ठीक है। फ्लूइड फॉलो कर रहा है वाइल फ्लोइंग, अच्छा सा बन गया ये। एनीवे सो जो फ्लूइड है वो जनरली इस तरीके से हल्का सा पैराबोलिक पाथ में फ्लो करता है, हल्का सा। ऑलराइट, तो इस पाथ को, जो फ्लूइड का पाथ है, दैट पाथ इज नोन एज स्ट्रीम लाइन। ओके सो स्ट्रीम लाइन इज अ पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल। स्टेडी फ्लो इज टर्म्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। लैमिनार क्या है? लैमिना, लैमिना इस तरीके से होता है ना, मतलब हर पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल इधर से इधर गया तो जो नीचे वाली लेयर है वो भी सेम पाथ फॉलो कर रही है, ये लेयर भी सेम पाथ फॉलो कर रही है, तो एक लैमिना की तरह फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलो या लैमिनार फ्लो बोलो, एक ही बात है, ठीक है। किसका फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्टेडी का। स्टेडी फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी मार्क करनी है तो देखो कैसे होगा। ये सपोज स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन मतलब ये पाथ फॉलो कर रहा है वो फ्लूइड, तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कौन बताता है हमको? जो टैंजेंट होता है। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो टैंजेंट बना दो। इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी बनानी है तो अगर ये टैंजेंट आपने बना दिया तो ये आपको वेलोसिटी 2 दिखाएगी। अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो टैंजेंट बना दो, वेलोसिटी 3 मिल जाएगी। समझ आ गया? तो स्ट्रीम लाइन में आपको जिस भी पॉइंट पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, आप क्या करोगे? टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब कभी भी जो स्ट्रीम लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब कभी भी फ्लो किसी स्टेडी फ्लो का इस तरीके से नहीं हो सकता। ये तो टर्बुलेंट हो गया, ठीक है। टर्बुलेंट मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं से भी फ्लो हो रहा है। स्टेडी में क्या होगा? एक पर्टिकुलर लैमिना तो इसी तरीके से बनेगा ना, अगर वो इंटरसेक्ट कर गया तो दिक्कत क्या होगी? देखो इस पॉइंट पर 2 टैंजेंट बन जाएंगे, मतलब 2 डायरेक्शन होंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी तो एक ही होगी ना उसकी, तो जो स्ट्रीम लाइन्स हैं दे नेवर इंटरसेक्ट, ये याद रखना, ठीक है।
तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे अगर तुम्हारा टैप है वो पानी इस तरीके से आराम से फ्लो कर रहा है, तो दिस इज योर स्टेडी फ्लो, ओके। और सपोज यहाँ पर कुछ बड़ा सा पत्थर रख दिया, अब पानी क्या उबड़ खाबड़ तरीके से अजीबोगरीब तरीके से फ्लो करेगा, कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं है, तो वैसे फ्लो का क्या बोलेंगे हम? टर्बुलेंट फ्लो। जैसे झरने से पानी जब बहता है ऊपर से बहुत हाइट से, तो इधर उधर डायरेक्शन में कहीं पर भी फ्लो करता है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो, ओके। अब हम इस चैप्टर में दो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, वन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द अदर इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों स्टेडी फ्लो के लिए, ठीक है। टर्बुलेंट की बस डेफिनेशन थी कोर्स में, अभी हमको जो पूरा फोकस करना है वो किस पे करना है? स्टेडी फ्लो पे, ओके। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV इज कॉन्स्टेंट, AV कांस्टेंट होता है। अब A क्या है? A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेलोसिटी, V इज द वेलोसिटी, ठीक है। आपको याद होगा जैसे आप जब पानी देते हो पौधों को, तो जो पाइप होता है तो उसमें से धीरे धीरे पानी निकल रहा होता है, तो आप क्या करते हो? ऐसे उसमें फिंगर लगाते हो, अपनी आगे थंब लगाते हो, तो जो पानी है वो तेजी से फ्लो करने लगता है। हुआ क्यों? क्योंकि जैसे आपने एरिया कम कर दिया, आपने जब थंब लगाया अपना, तो एरिया कम कर दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये सब करते आ रहे हैं, ठीक है, सब करते आ रहे हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आया है कि एरिया और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं? सपोज इस पाइप के थ्रू, इस तरीके का पाइप है ये, वहाँ से आपका पानी फ्लो कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन छोटा क्रॉस सेक्शन है, ये बड़ा है, इसका एरिया इज A1, इसकी वेलोसिटी इज V1, यहाँ से वेलोसिटी V1 से निकल रहा है, और ये एरिया A2, ये V2। हमें क्या प्रूव करना है? AV इज कॉन्स्टेंट। AV इज कॉन्स्टेंट का मतलब क्या प्रूव करना है? दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले कुछ अजम्पशंस रखें। अजम्पशन क्या है? कि जो हम फ्लूइड यूज करेंगे, पहले तो वो स्टेडी फ्लो कर रहे हैं, वन इज दैट। सेकेंड इज इट इज आइडियल फ्लूइड। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, यू कैन नॉट कंप्रेस इट एनी फर्दर, ठीक है। अगर वो इनकम्प्रेसिबल हो गया तो इससे होता क्या? उसकी डेंसिटी सेम रहती है। कैसे आया? ध्यान से समझो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट ही रहता है, अगर आप उसे फर्दर कंप्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब आप उसकी वॉल्यूम नहीं चेंज कर पा रहे, वॉल्यूम भी नहीं चेंज कर पा रहे, तो डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी डेंसिटी सेम रहेगी थ्रू आउट। सेकेंड, इट विल बी नॉन विस्कस। विस्कोसिटी क्या होती है? सुना होगा, विस्कोसिटी गाढ़ापन, जैसे हनी है, हनी शहद, वो क्या है? इट इज़ विस्कस, उसको फ्लो करने में टाइम लगता है, जबकि जो वाटर है आपका इट इज़ नॉन विस्कस। तो विस्कोसिटी कम्स इनटू पिक्चर व्हेन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। फ्लूइड की लेयर में अगर फ्रिक्शन होता है तो फ्लो करने में दिक्कत होती है। तो वी आर कंसिडरिंग कि जो हमारा फ्लूइड है इट इज नॉन विस्कस, ठीक है। तो अजम्पशन समझ आ गए, स्टेडी फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा। तो आगे अगर चैप्टर में कहीं पर भी मैं आइडियल फ्लूइड बोल देती हूँ तो ये चीज़ें समझ लेना कि ये सारी अप्लाई हो रहे होंगे वहाँ पे, ओके। तो अब अजम्पशन के लिए दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया हम, अजम्पशन नहीं सॉरी प्रूफ के लिए। ये क्रॉस सेक्शन है आपका A1 V1, ये है A2 V2। डेंसिटी इधर रो ली है, यहाँ पे भी डेंसिटी रो है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द फ्लूइड टू बी आइडियल, ऑलराइट। अब ध्यान से देखना एकदम, हम जो मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं फ्लूइड का, वो छोटे से टाइम डेल्टा टी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फ्लूइड है वो डेल्टा टाइम में कुछ इतना ट्रैवल कर लिया होगा, इतना ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? तो डिस्टेंस कितना हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हमने टाइम तो लिया है डेल्टा टी, और यहाँ से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी है V1, हम बोल सकते हैं कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, वेलोसिटी इनटू डेल्टा टाइम। समझ आ गई बात? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड वाइल एंटरिंग, इस पार्ट 1 इसको बोल रहे हैं, इसको फेस 1 बोल रहे हैं, इसको फेस 2 बोल रहे हैं। तो फेस 1 में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? V1 डेल्टा टी, ठीक है, ऑलराइट। उसी तरीके से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इधर इस वाले फेस पे, पार्ट 2 पे, तो क्या वो V2 डेल्टा टी होगा? क्लियर है? तो अभी हमने क्या निकाला है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये इधर आगे जा रहा होगा, ये इधर आगे जा रहा होगा, दोनों कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, जो है ये, ऑलराइट। तो अभी हमने निकाला डिस्टेंस कितना कवर कर रहे होंगे। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, बेसिकली एरिया इनटू हाइट। इस केस में एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा होगा,
सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट और हाइट का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम कवर्ड बाय फ्लूइड 1 इन पार्ट 1, पार्ट 1 मतलब फेस 1 में कितना वॉल्यूम होगा, उसका एरिया इंटू उसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो अभी हमने निकाला कि वो v1 डेल्टा टी था। सिमिलरली वॉल्यूम कवर्ड बाय फ्लूइड इन पार्ट 2 फेस 2 कितना हो जाएगा, a2 v2 डेल्टा टी। समझ आया, सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला, फिर हमने वॉल्यूम निकाला। ओके, वॉल्यूम निकल गया। अब देखो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकती हूँ, मास इज डेंसिटी इन वॉल्यूम। तो मास एंटरिंग पार्ट 1 क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 अभी तो आपने निकाला, इट इज a1 v1 डेल्टा टी। सिमिलरली मास एग्जिटिंग द फेस 2 वो कितना हो जाएगा, रो v2 यानी रो a2 v2 डेल्टा टी। ठीक है, पहले क्या निकाला, पहले निकाला डिस्प्लेसमेंट, फिर निकाला दोनों का वॉल्यूम, उससे हमने निकाला मास। अब हमें पता है कि भैया जितना मास यहाँ से पानी का जाएगा उतना ही तो निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इनकमिंग इज इक्वल टू मास आउटगोइंग। ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दो, मास निकाल दिया आपने, यहाँ से रो कैंसिल हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ आ गई बात, इट वॉज वेरी इजी, बस स्टेप वाइज करना है। ओके, इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 8 cm square, one end of which has 40 holes of diameter 1 mm. If liquid flows inside the tube is 1.5 millimeter per minute, what is the speed of ejection of liquid through holes? तो क्या है, यहाँ से क्रॉस सेक्शनल है 8 cm square एक एंड में, जो दूसरा एंड है वहाँ पे 40 होल्स हो रहे हैं, वो पूरा खुला हुआ नहीं है, वहाँ पे 40 होल्स है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से कितना लिक्विड जा रहा है, कौन सी वेलोसिटी पे, तो यहाँ से कौन सी वेलोसिटी से निकलेगा। समझ आ गया, एरिया गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है, दूसरी वेलोसिटी निकालनी है, क्या यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो a1 क्या है, 8 cm square विच इज 8 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब एरिया 2, जो एरिया 2 था वो पूरा खुला हुआ नहीं था, 40 होल्स थे, तो हम एरिया 1 होल निकाल देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 40। तो डायमीटर दे रखा है आपको 1 मिलीमीटर है, यानी 10⁻³ मीटर। तो रेडियस कितना हो गया, दिस रेडियस मिल गया, तो एरिया ऑफ 1 होल निकल जाएगा इतना, तो एरिया ऑफ 40 होल्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 40। ओके, तो ये आपका एरिया 2 आ जाएगा। एरिया 1 पता चल गया, एरिया 1 पता है, एरिया 2 निकाल दिया। वेलोसिटी 1 आपको गिवन है, क्या गिवन है वेलोसिटी 1, 1.5 मीटर पर मिनट। अब ये मीटर पर मिनट तो बकवास यूनिट है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकेंड में। तो जब कन्वर्ट करोगे आपको मिलेगा 0.025 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, v2 निकालना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, v2 आ गया, ये वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करके इसका आंसर आएगा 0.633 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दैट वाज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, काफ़ी ईजी था। अब आता है एकदम बढ़िया सा टॉपिक, तो दिमाग कान सब खुले रखना, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। इसमें एक भी स्टेप मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मान के चलो कि आपको जो प्रूफ है वो एक ही बारी में समझना है। ऑलराइट, तो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है ये, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसके लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ये चीज होल्ड करेगी, P प्लस काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट समझ आ गया। तो मैथमेटिकली कैसे से लिखते हैं, प्रेशर दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये रो कैसा है वो मैं अभी बताऊंगी आपको, हर एक चीज एकदम डिटेल में पता चलेगी। ओके, रो GH दिस इज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है। अब ये प्रूफ करने से पहले थोड़े से आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, वरना प्रूफ समझ नहीं आएगा। तो एक एक चीज समझना ध्यान से, एनर्जीज इन फ्लूइड। अब जब भी हम किसी चीज़ की नॉर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो हम दो एनर्जी कंसिडर करते हैं, वन इज काइनेटिक एनर्जी, वन इज पोटेंशियल एनर्जी। बट जब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम उसमें एक और एनर्जी कंसिडर करते हैं, दैट इज प्रेशर एनर्जी। जब आप किसी चीज़ पे प्रेशर लग रहा है, मतलब बेसिकली फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है तो वो डिस्प्लेस भी हो रही होगी। अगर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हो रहा होगा ऑब्वियसली, और ये जो वर्क डन है बाय दैट प्रेशर, इट इज़ नोन एज प्रेशर एनर्जी। समझ आ गई बात।
ठीक है। तो हम कौन सी 3 एनर्जीज की बात करेंगे इन फ्लूइड? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका? प्रेशर एनर्जी इज वर्क डन बाय प्रेशर। प्रेशर एनर्जी वर्क लिख दूँ, वर्क क्या होगा? F इंटू एस। अब फोर्स कहाँ से निकालोगे? हमें पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ऐसे फोर्स कितना आ गया? प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अब इस फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया लिख दो इंटू एस, ये तो एज इट इज, ठीक है। अब इधर ज़रा ध्यान दो, दिस इज एरिया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आपको वॉल्यूम देता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एंड दिस प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। समझ आ गई बात? सो दिस वाज प्रेशर एनर्जी। सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², लेकिन हमें स्टेटमेंट में है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड कर रहे हो वॉल्यूम से। क्या मास अपॉन वॉल्यूम कोई क्वांटिटी होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसकी जगह लिख दिया रो। समझ आया अब स्टेटमेंट में रो कैसे आया था? ओके। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, बट वी नीड टू कैलकुलेट, मतलब जो स्टेटमेंट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो m को डिवाइड किया v से, तो आ गया रो gh। समझ आ गया? सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड। ओके। थर्ड इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये तो तुम लोगों को आना चाहिए, पुरानी चीज़ें नहीं भूलनी है कभी भी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था कि दैट नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। अब जो वर्क डन होता है ना, वो हम जो भी फोर्सेस के थ्रू निकालते हैं कि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस। 2 तरीके की फोर्सेस होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तो नॉर्मल फोर्सेस और एक कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा यू, यानी नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई बात? तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह लिख दिया माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई। इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। ये समझ आ गया? क्योंकि आगे डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगी, तो जो भी वर्क डन हो रहा है किसी भी सिस्टम में, तो वो क्या चेंज कर रहा होगा उस सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कहीं पर वर्क हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा होगा? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज वर ऑल द प्री रिक्विजिट्स जो हमको चाहिए थे। अगर ये चीज़ें समझ आ गई तो वी आर गुड टू गो फॉर द प्रूफ। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके। इसमें भी हम अजम्पशन ले रहे हैं, वही अजम्पशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर लैमिनार फ्लो है, एंड सेकेंड हमारा फ्लूइड है, आइडियल है, ठीक है। ओके। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंसिडर फ्लूइड लाइन इनिशियली बिटवीन बी एंड डी फॉर स्मॉल टाइम डेल्टा टी द फ्लूइड मूव्स। अब इस तरीके से कुछ है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। इसकी हाइट इज h1, इसकी हाइट इज h2। अब हम इसका मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं फॉर अ स्मॉल पीरियड डेल्टा टी। तो ये आगे होके कहीं यहाँ पहुँच गया होगा, और ये वाला जो फ्लूइड है वो आगे बढ़ के कहीं यहाँ पहुँच गया होगा। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले B से D के बीच में हम देख रहे थे, अब ये आगे मूव कर गया होगा किसी पॉइंट C पर, और ये D आगे मूव कर गया होगा किसी पॉइंट E पर, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्लूइड इज फ्रॉम B टू C, वो कितना हो जाएगा? V1 डेल्टा T। अब खुद सोचो, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है V1 और यहाँ पर वेलोसिटी है V2, ठीक है। क्लियर है? अब अगर मुझे निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस इधर मूव किया, तो क्या करूँ मैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ना। तो डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम B टू C कितना हो जाएगा? V1 डेल्टा T, एंड सिमिलरली डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम D टू E कितना हो जाएगा? V2 डेल्टा T। इतना क्लियर है? अभी तक कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, ये समझ लो। तो देखो ये एकदम प्रॉपर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये हाइट h1 पर है, ये हाइट h2 पर है, यहाँ का प्रेशर इज P1, यहाँ की वेलोसिटी इज V1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, यहाँ पे सिमिलरली P2, V2, A2। अब मुझे खुद सोच के बता सकते हो कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, V1 ज़्यादा होगा या V2 ज़्यादा होगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया छोटा है ना, तो V1 विल बी ग्रेटर दैन V2। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। अब ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ कि करना क्या है हमें प्रूफ करने के लिए। आउटलाइन याद रखो। पहला, हमें तीनों तरीके की एनर्जीज निकालनी है। क्या एनर्जीज थी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इनका डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना है।
एंड सेकेंड हमें लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट्स इट। तीनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालना है और हमें क्या लगा देना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रेशर एनर्जी पढ़ा था। प्रेशर एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं कि इट वॉज द वर्क डन बाय फ्लूइड, है ना, उसी की वजह से प्रेशर लग रहा था। सो वर्क डन बाय फ्लूइड एट लेफ्ट में मैंने तुम्हें बताया था प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो P1 इंटू V1 हो जाएगा। P1 वॉल्यूम को क्या मैं एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकती हूँ, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकती हूँ, बहुत बढ़िया। और डिस्टेंस अभी तो मैंने बताया था लास्ट में कि डिस्टेंस हो जाएगा V1 डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं है? अब कैसे ही बताओ, तुम लोग बताओगे मुझे क्लियर है कि नहीं। एनीवे, सो P1 A1 V1 डेल्टा टी, ये क्या है, दिस इज द प्रेशर एनर्जी एट फर्स्ट फेस या फिर लेफ्ट पे। उसी तरीके से राइट में क्या हो जाएगा, P2 V2 यानी P2 इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस 2 क्या हो जाएगा, V2 डेल्टा टी। क्या ये चीज़ समझ आई? अब खुद मुझे बताओ कि एक फोर्स इस तरफ लग रही है क्योंकि आगे जाना चाहता है, और यहाँ पर ये आगे नहीं जाने देना चाहता, इसलिए इस डायरेक्शन में लगा रहा है। मतलब जो दोनों वर्क डन हो रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे नेट वर्क डन लिखना है तो क्या मैं W1 माइनस W2 लिख सकती हूँ। W1 था वर्क डन ऑन द लेफ्ट साइड एंड W2 इज वर्क डन ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, W1 माइनस W2। ये अभी तो आपने लिखा P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, ये अभी निकाला आपने यहाँ से। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज करनी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती थी कि AB कांस्टेंट होता है, मतलब ये जो A1 V1 इधर लिखा है और जो A2 V2 इधर लिखा है ये बराबर होगा, ठीक है। तो क्या मैं इसे P1 AB डेल्टा टी माइनस P2 AB डेल्टा टी लिख सकती हूँ, दोनों सेम है तो सेम लिख दिया। यहाँ से P1 माइनस P2 आ गया, AB डेल्टा टी बाहर आ गया, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, V डेल्टा टी क्या डिस्प्लेसमेंट था और ये एरिया था, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या वॉल्यूम हो गया। और छोटे से टाइम के लिए था ना तो हमने डेल्टा वी लिख दिया। डेल्टा वी वॉज बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम, और हाँ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो W1 माइनस W2 क्या आ गया, P1 माइनस P2 डेल्टा वी। अब जैसे तुमने W1 माइनस W2 निकाला है, हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने लिखा था ना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन हो रहा है वो क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ दिस वर्क गोज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पार्ट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, एंड सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mg h2 माइनस h1, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। टोटल चेंज इन एनर्जी क्या होगा, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, ओके। इसका मतलब हाफ, ये चेंज हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला था, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निकाला था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मास को कन्वर्ट कर रहे हैं डेंसिटी में। हमें पूरे जो स्टेटमेंट था उसमें डेंसिटी का टर्म था ना, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम एक छोटे से मास के लिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमने जो टाइम लिया तो डेल्टा टी लिया था, तो क्या मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एम इज इक्वल टू रो डेल्टा वी। अभी डेंसिटी को थोड़ी डेल्टा लगाओगे, समझ आ गई बात, डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो डेल्टा एम को क्या लिख दिया हमने, रो डेल्टा वी। तो जहाँ पे भी एम था वहाँ पे पूरी इक्वेशन में क्या लिख दोगे, रो डेल्टा वी। तो ये इसकी जगह हमने लिख दिया एम की जगह रो डेल्टा वी, इधर भी हमने लिख दिया एम की जगह रो डेल्टा वी, ओके। अब यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम अब हमें फाइनल स्टेप करना है। फाइनली ये जो चेन नेट वर्क डन था क्या वो डेल्टा के प्लस डेल्टा पी होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो W1 माइनस W2 इसकी वैल्यू आपने निकाली थी P1 माइनस P2 डेल्टा वी, और ये चीज़ हमने अभी निकाली, ठीक है। क्या LHS और RHS में से डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा हर जगह, ओके। तो बचेगा आपके पास P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब जब आप इनको रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यही तो प्रूफ करना था कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मिल गया, ठीक है। तो प्रूफ
डिफ़िकल्ट था, बट अगर एक एक स्टेप अगर तुमको समझ में आ जाए तो एक ही बारी में हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बेहद ईजी है, बस इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, वो क्या है मैं बताती हूँ। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन इफ प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट अ पॉइंट where velocity of water is 30 centimeter per second. What is the pressure at another point where velocity of flow is 50 meter per second? अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसने, क्रॉस सेक्शन है इस तरीके से और ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये जो पाइप है इट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब क्या होगा कि ग्राउंड से जो इनकी हाइट है, अगर ये h1 है तो ये भी h2 होगी, ये मतलब है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इसका यूज कैसे आएगा मैं बताऊंगी। हॉरिजॉन्टल, ऑलराइट। अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है वेलोसिटी 1 यानी फर्स्ट फेज पे जो वेलोसिटी है इट इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब जो प्रेशर गिवन है यहाँ पे, प्रेशर आपको किसके फॉर्म में गिवन है, मर्क्यूरी के फॉर्म में गिवन है, 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। रो इज द डेंसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट। तो 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, रो आपको पता होना चाहिए। मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है इट इज 13600 kg पर मीटर क्यूब, याद रखना, ठीक है। और हाइट आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये हो गई मीटर, और जी 9.8। जब इसे सॉल्व करोगे तो प्रेशर आएगा दिस 7997 पास्कल, ओके। एंड वेलोसिटी आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में मैंने मीटर लिख दिया था, दिस इज सेंटीमीटर, करेक्ट कर लेना, ओके। अब आपको निकालना क्या है, आपको प्रेशर 2 निकालना है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज बर्नौलीज इक्वेशन, जो क्या कहता है दैट प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे रो जी एच का भी तो टर्म होता था, रो जी H1 रो जी H2 है ना, होता था। लेकिन हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया दैट द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, मतलब योर H1 इज इक्वल टू H2, तो ये तो एनीवे कैंसिल हो जाएगा। समझ आया कि क्यों हमने ये लिखा है, ठीक है। अब तो सारी चीज़ें आपको गिवन है, यू जस्ट नीड टू फाइंड P2 जो निकल जाएगा, ठीक है। और ये P2 निकल गया, हो सकता था क्वेश्चन में वो हाइट के टर्म्स में पूछ लें, तो अगर आपके पास प्रेशर आ गया तो क्या वो हाइट नहीं निकाल सकते आपकी, वो कितना मर्करी रेज होगा, निकाल सकते हो। तो अगर हाइट भी पूछी जाती क्वेश्चन में तो कितनी आती, 5.9 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ओके। सो दिस वाज अ बिग लेक्चर, जो ध्यान से पढ़ना।